लेकिन ऊपर उठने की कोई राजनीति इस देश में वापस रह गई है, ये सबसे सवाल है। लेकिन मैं दो पत्रकारों के बीच में जाना चाहती हूं, क्योंकि पत्रकार हमेशा जिसको कहते हैं एक मौलिक अधिकार रखते हैं एनालिसिस का। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूं आशुतोष जी, क्या इस राष्ट्रपति चुनाव का 2024 के चुनाव पर, लोकसभा चुनाव पर कोई असर होगा? और क्या ऑपोजिशन यूनिटी जो है उसका नजारा अब देश के सामने एक बार फिर आ गया है, क्योंकि कोई किसी के साथ नहीं खड़ा और जो क्रॉस वोटिंग हुई वो अलग। 2024 पर इसका क्या असर होगा? नविका, 2024 के बारे में बातचीत तो बाद में की जाएगी, लेकिन जो ये राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है इसमें विपक्ष को सवाल पूछना चाहिए कि क्या उनके पास कोई थिंकिंग थी, क्या उनके पास कोई स्ट्रेटजी थी, क्या कोई रणनीति उन्होंने बनाई थी क्या, कि हमको किस तरीके से चुनाव लड़ना है, क्या कौन सा कैंडिडेट खड़ा करना है। जब देश में पहली बार एक आदिवासी या ट्राइबल महिला को अगर उम्मीदवार बनाया गया था, तो मेरे ख्याल से पूरे विपक्ष को कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करना चाहिए था और सामूहिक रूप से सर्वानुमति से उनको अपना राष्ट्रपति घोषित कर देना चाहिए था या उनके पक्ष में वोट देना चाहिए था। यह देश के लिए गौरव की बात है कि आजादी के इतने सालों के बाद एक आदिवासी समाज की एक महिला, एक गरीब समाज की महिला आज देश की राष्ट्रपति बनी है। इसमें किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता अगर विपक्ष उनको सर्वानुमति से कैंडिडेट मान लेता या उनको राष्ट्रपति मान लेता। लेकिन स्थिति क्या है आज की तारीख में? आज की तारीख में स्थिति क्या? विपक्ष के पास अगर आप देखिए जो जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट के मसले पर ममता बनर्जी ने रवैया अख्तियार किया, क्या किसी विचारधारा के आधार पर उन्होंने फैसला किया? क्या किसी मुद्दे के आधार पर उन्होंने फैसला किया है कि नहीं, हमको उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम कांग्रेस के कैंडिडेट का हम वोट नहीं देंगे? सिर्फ इस आधार पर फैसला किया है, अहम के आधार पे, ईगो के आधार पे। ये जो ईगो है विपक्षी नेताओं में, ये हमारे देश की विपक्ष को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। और ममता बनर्जी को अपने सोचना चाहिए कि वो ईगो की राजनीति करना चाहती हैं, विपक्ष के नेता ईगो की राजनीति करना चाहते हैं या विचारधारा की राजनीति करना चाहते हैं या देश के हित में राजनीति करना चाहते हैं।